सभी दोस्तों का मैं श्रीकांत हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं और व्यंजन संधि में जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है, आगामी परीक्षा पेट का हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो या यूपीपी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इससे क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम में बने रहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से नियम आपको पढ़ना है। व्यंजन संधि में सबसे पहले, व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको व्यंजन के बारे में जानना होगा। अगर हम आपसे बताएं कि जो व्यंजन होते हैं ना, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मूल व्यंजन जो है, अगर मूल व्यंजन की बात करें, मूल व्यंजन इनकी भी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक। मूल व्यंजन के जो प्रकार होते हैं, प्रकार, अगर इन्हीं मूल व्यंजन के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें भैया हम? अगर मूल व्यंजन के प्रकार की बात करें ना, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो मूल व्यंजन है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, एग्जाम में जो है कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो स्पर्शी व्यंजन, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, स्पर्शी व्यंजन। दूसरे नंबर पर है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे नंबर पर हैं आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये ठीक। इनकी संख्या होती है 25 और इनकी संख्या होती है 4 और इनकी संख्या होती है 4। ये तो आपके व्यंजन हो गए, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है व्यंजन संधि। तो हम पूरा फोकस जो है व्यंजन संधि की तरफ करेंगे, क्योंकि व्यंजनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। व्यंजनों के प्रकार, ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंतस्थ, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन की संख्या 33 है। मूल व्यंजन की संख्या जो है, अगर प्रकार, अगर चाहे संख्या पूछ लिया जाए चाहे प्रकार पूछ लिया जाए, तो 3 प्रकार होते हैं, संख्या 33 होती है। चलिए, बस देखिए, व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम व्यंजन की बात करें, किसकी बात करें? व्यंजन संधि की बात करें, व्यंजन संधि की बात करें अगर हम, तो एकदम सिंपल सा है। आप ऐसे कह सकते हो कि अगर किसी भी व्यंजन का, ठीक है, कोई भी व्यंजन का अगर हम योग, ठीक है, या तो आप व्यंजन से करा दीजिए या फिर किससे करा दीजिए, या फिर किसी स्वर से करा दीजिए। ठीक, ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। एकदम सिंपल तरीके से इसको याद करेंगे। अगर किसी व्यंजन का योग चाहे आप स्वर से करा दीजिए चाहे आप व्यंजन से करा दीजिए, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन का योग आप स्वर या व्यंजन से कराना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी व्यंजन संधि आप एग्जाम में पहचानना हो या एग्जाम में करना हो, तो हमेशा पहले व्यंजन होगा, बाद में स्वर या व्यंजन होगा। ठीक, ये पहचानने का तरीका है। लगभग 5 से 6 नियम है व्यंजन संधि में। आप पहला नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, पहला नियम और पहला जो है रूल जो है हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। नियम ये कहता है कि कभी भी अगर आपको कहीं का मिल जाए, अगर आपको चा मिल जाए, कहीं पर भी टा मिल जाए, कहीं पर भी आपको ता मिल जाए और कहीं पर भी आपको पा मिल जाए, ये कहने का मतलब है कि का, चा, टा, ता, पा के बाद, का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर किसी भी वर्ग का, यहां पर लिख लीजिए, किसी भी वर्ग का कोई भी तीसरा वर्ण मिल जाए या कोई भी चौथा वर्ण मिल जाए। बहुत एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। क, च, ट, ता, पा के बाद अगर किसी भी वर्ग का आपको तीसरा वर्ण मिल जाए, तीसरा का मतलब चाहे गा मिल जाए, जा मिल जाए, डा मिल जाए, चाहे दा मिल जाए, चाहे बा मिल जाए, ये है तीसरे वर्ण। यही तो होते हैं गा, जा, डा, दा, बा। चौथा वर्ण
मतलब कि चाहे आपको घा मिल जाए, घा, झा, ढा, धा और भा, इनमें से कोई भी मिल जाए, ठीक। अथवा, बहुत एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, अथवा ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्वर मिल जाए, क्या मिल जाए, कोई स्वर मिल जाए, ठीक, अथवा कोई भी अंतस्थ व्यंजन आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, कोई भी अंतस्थ व्यंजन मिल जाए। अंतस्थ व्यंजन का मतलब समझते हैं, अभी हमने बताया कि आपको या मिल सकता है, रा मिल सकता है, वा मिल सकता है और ला मिल सकता है। ये अंतस्थ व्यंजन भी आपको इसमें मिल सकते हैं। इतना याद रखिएगा, कोई भी आपको अंतस्थ व्यंजन मिल जाए, कोई भी आपको स्वर मिल जाए। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है भैया, इसके बाद क च ट त प के बाद, ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको मिलती हैं, इसके बाद क च ट त प के बाद अगर आपको गाजा डादा बा मिल जाए, घाजा डादा बा मिल जाए, या कोई स्वर मिल जाए, या कोई भी अंतस्थ व्यंजन मिल जाए, तो ये जो क च ट त प है, परिवर्तन किसका होगा, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन किसका होगा, परिवर्तन क च ट त प का होगा, ठीक है। परिवर्तन किसका होगा, परिवर्तन क च ट त प का होगा। देखिए अब ध्यान से देखो इस नियम को, तो हमें करना क्या है, ये जो क च ट त प है, क च ट त प के स्थान पे क्या हो जाएगा, क च ट त प के स्थान पे इसी वर्ग के तीसरे वर्ण का अक्षर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तीसरे वर्ग का अक्षर हो जाएगा, क च ट त प के ही अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क च ट त प यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ये चीज आपको हो सकता है कि अभी ना समझ में आई हो, लेकिन जब अभी हम आपको उदाहरण थोड़ा सा बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मतलब अगर का है तो का के स्थान पर क्या हो जाएगा, बताइए, गा हो जाएगा। सॉरी, का अगर चा है तो चा के स्थान पे क्या हो जाएगा, का, चा, टा, ता और पा, ठीक। देखिए परिवर्तन करना है भैया हमको, है ना, तो यहाँ पर का, गा, जा, ठीक है, डा और दा और यहाँ पर बा, ये सब अपने आधे अक्षर में परिवर्तन होगा, ठीक, ऐसे कर लीजिएगा। देखिए का के स्थान पर गा हो जाएगा, चा के स्थान पर जा हो जाएगा, टा के स्थान पर डा हो जाएगा, ता के स्थान पर दा हो जाएगा और पा के स्थान पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है सिर्फ, मतलब कि नियम ये कहता है कि अगर का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, कोई भी चौथा वर्ण आता है, या कोई भी अंतस्थ व्यंजन आता है, या कोई भी स्वर आता है, तो का, चा, टा, ता, पा का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। मतलब का परिवर्तन गा में हो जाएगा, चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा, टा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा और पा के स्थान पर आप बा लिख सकते हैं। ये नियम है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस नियम को ध्यान में आपको रखना है। अब चलिए इसके हम उदाहरण आपको करवाते हैं, एक एक उदाहरण हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको करवाएं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे दिक धन अंबर लिख दें, हम क्या लिख दें, दिक धन अंबर। बहुत ध्यान से देखना, दिक धन अंबर। देखिए हमने कहा था कि क, च, ट, त, प के बाद, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा तीसरा आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए या कोई भी स्वर आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए का के बाद क्या आया है, का के बाद यहाँ पर स्वर आया है कि नहीं आया है। देखिए का के बाद स्वर आया है, तो हमें करना क्या था, हमें परिवर्तन किसका करना है भैया। हमने बताया था कि जो हमें परिवर्तन करना है वो किसका करना है, इसका। इसके स्थान पर इसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर का के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, गा लिख सकते हैं।
मतलब इसका परिवर्तन होगा, का के स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण होगा। का का तीसरा वर्ण क्या होता है? क ख ग होता है, तो ग हो जाएगा। तो हम का के स्थान पर जब गा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। और ये आ की जो मात्रा है वो किसमें लग जाएगी? ये आ की मात्रा गा में लग जाएगी तो हलंत हट जाएगा, तो यहाँ पर दिगंबर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है दिक धन गज, ठीक है, दिक धन गज उदाहरण है, इसको भी ध्यान से देखिए। दिक धन, यहां पर क्या लिखा हुआ है? गज लिखा हुआ है। अब देखिए का के बाद इसी, देखिए का के बाद क्या गया है? का के बाद यहाँ पर तीसरा वर्ण आया है कि नहीं आया है? तीसरा वर्ण आया है ना, तो इस का का परिवर्तन हम किसमें कर देंगे? का का ही तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। अब ये आधा गा है, ये पूरा गा है, तो इसका मतलब ये आधा गा इस पूरे गा में क्या हो जाएगा? लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका दिग्गज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिशा के हाथी को हम दिग्गज कहते हैं, दिशा के हाथी को हम दिग्गज कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, उत धन गम, ठीक है, उदाहरण लेते हैं उत धन गम लेते हैं। देखो क्या बन जाएगा? ये उत धन गम बना के देखिए। देखिए ता के बाद क्या गया है? तीसरा आया है कि नहीं आया है? तो ता का यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा? ता था दा हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर उद्गम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उद्गम लिख सकते हैं। उदाहरण, ये उदाहरण जितने हैं ना भैया, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये उदाहरण एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का एग्जाम हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, उदाहरण से ही क्वेश्चन ढेर सारे हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब इसी में देख लीजिएगा, जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे सत धन उपयोगी, एक उदाहरण है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सत धन उपयोगी, उपयोगी इसी का उदाहरण है, इसी नियम का उदाहरण है। अब देखिए ता के बाद यहाँ पर स्वर आया है कि नहीं आया है? तो इस ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा आधा, यही छोटे उ की मात्रा किसमें लग जाएगी? दा में लग जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सदुपयोगी। क्या लिख सकते हैं? सदुपयोगी। बात क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपधंजा, एक उदाहरण है आपका, इसमें मिलेगा अपधंजा, ठीक है, अपधंजा, ठीक है। जैसे उदाहरण एक मिलेगा अपधंद, अपधंद मिलता है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा अब्ज, आधा बा हो जाएगा, इसके स्थान पर पा के स्थान पर आधा बा हो जाएगा, तो अब्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अब्ध हो जाएगा। इसी तरह अब्ध होता है, हाँ, अब्ज कमल को कहते हैं, अब्ध बादल को कहते हैं, और अब्ध सागर को कहते हैं। ठीक इस तरह के छोटे छोटे जो उदाहरण हैं आपको एग्जाम में मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों व्यंजन संधि का ये पहला नियम आपको कैसा लगा? ठीक, लगभग 3 क्लास में ये आपकी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी वाटिका चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।